बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करेंगे। स्मोग ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी में दुनिया भर के शहरों में लाहौर सरफहरिस्त। इस हवाले से आपको बताएं कि दिल्ली का दूसरा नंबर। स्मोग की वजह से लोग सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे। स्मोग ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 पॉइंट्स रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में दुनिया भर के शहरों में लाहौर सरफहरिस्त, जबकि दिल्ली का दूसरा नंबर है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस के हवाले से दायर नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त सामने आई है। फरीकैन के दरमियान शरह सूद मज़ीद ना बढ़ाने पर इत्तफाक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कोई भी फैसला करने के लिए खुद मुख्तार रखा गया। आज मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसवदा भी तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ IMF की शर्त पर बैंक्स के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। बैंकों के मुनाफे पर 55 अरब रुपए तक का विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा। वजारत खजाना के हुकाम IMF से मुआहदे के लिए पुरुमीद। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज भी 2712 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक कुल 2,26,349 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात देंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज अहमद। जी, हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुल्की अफराद की महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए जो अमली इक़दामात किए हैं, उनके तहत पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बाइज़त तरीके से अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तुर्खम और चमन बॉर्डर पर हज़ारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद में इन दोनों बॉर्डर्स पर अफगान शहरी मौजूद हैं ताकि अपने वतन रवाना हो सकें। 14 नवंबर को के जो तादाद शुमार मौसूल हुए उनमें बताया गया है कि 2712 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए हैं। इन 712 अफगान शहरियों में 765 पद, 662 खवातीन और 1285 बच्चे शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान रवानगी के लिए 236 गाड़ियों में 535 खानदानों पर मुश्तमिल काफिले को अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और अब तक कुल 2,26,349 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में नाकिस कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम कौमी स्क्वाड में अब बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। बाबर आजम बतौर कप्तान इस्तीफा देंगे तो बोर्ड कबूल कर लेगा। दूसरे ऑप्शन के तौर पर बोर्ड उनको इस्तीफा देने का कहेगा। ज़राए के मुताबिक शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। T20 की क़यादत के लिए शाहीन शाह अफरीदी मजबूत उम्मीदवार हैं। बाबर आजम की आज चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात होगी। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई टाइटल नहीं जीत सका। नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान। नून लीग की क़यादत के कोयटा में डेरे। नवाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। बलूचिस्तान की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया, हमारी हुकूमत के बाद वो सफ़र रोक दिया गया। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर चलेंगे। सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। नवाज शरीफ बलोचिस्तान फतह करने के मिशन पर। कोयटा में सियासी दरबार सजा लिया। हैवी वेट बलोच इलेक्टेबल्स रहनुमाओं से मुलाकातें। नए अहदो पैमा, सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर चलेंगे। लीगी कायद ने सबको यकीन दहानी करा दी। नून लीग के कायद सियासी मिशन पर कोयटा पहुँचे, जहाँ उन्होंने बलोचिस्तान की तमाम सियासी अहम क़यादत से मुलाकातें की। अहम बैठक में आम इंतखाबात और सियासी इत्तेहाद पर मुशावरत की गयी। कायदीन ने मुस्तकबिल में इश्तराक अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तफाक जाहिर किया। कुछ रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, हमेशा सब
सबको साथ लेकर चले, सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था। इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। बलोचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। हमारा शौक था, हमारी मोहब्बत थी। कहना था दहशत गर्दी और लोड शेडिंग को खत्म किया। बलोचिस्तान में 400 से ज्यादा छोटे डैम के मंसूबे शुरू किए। बलोच तलबा को वज़ाइफ दिए। मुख्तलिफ शहरों में यूनिवर्सिटी कैंपस खोले जहाँ हजारों बलोच नौजवान जेरे तालीम हैं। नून लीग के कायद ने कहा कि बलोचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। गवादर से कोयटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर करके 2 दिन का सफर 8 घंटे में मुमकिन बनाया, जिसके दौरान 40 से ज्यादा नौजवान शहीद हुए। उन्हें सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान ने कौमी सियासत में हलचल मचा दी। हैवी वेट इलेक्टेबल्स अहम बलोच सियासतदान नून लीग में शामिल हो गए। नून लीग में शामिल होने वालों में PTI, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने बाप पार्टी और दीगर सियासी क़यादत से अहम मुज़ाकरात किए। दोनों पार्टियों में इत्तेहाद के मामला तय पा गए। बलोचिस्तान में शेर की धार, नून लीग अहम विकटें गिराने में कामयाब। जाम कमाल समेत 30 नवाब, सरदार और साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। कोयटा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम सियासी बैठक हुई, जिसमें कई हैवी वेट सियासतदानों, अहम बलोच नवाब, सरदारों ने नून लीग में शामिल होने का ऐलान किया। यहाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मैप के कायदीन ने मुज़ाकरात किए। बाप पार्टी के सदर खालिद मगजी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जान जमाली, सरदार सालेह बोहतानी और मंजूर काकड़ भी बातचीत में शरीक थे। बातचीत में नून लीग और बाप पार्टी की क़यादत का मुस्तकबिल में राबितों और मुलाकातों को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। बाप पार्टी के सदर खालिद मगजी ने कहा है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद जल्द हो जाएगा। डिटेल में बात होगी, कौन सी सीट कहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है। यहाँ पे बस एक रस्मी उनको वेलकम हमने किया, उन्होंने अपना जो इज़हार किया अपने ख्याल का, कुछ हमने भी किया। साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि हम नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं, लेकिन बलोचिस्तान को स्ट्रेटेजिकली नहीं पॉलिटिकली डील करें। नून लीग में शमूलियत के बाद साबिक वज़ीर आला जाम कमाल का कहना था कि कोशिश है बेहतर टीम बनाकर बलोचिस्तान को आगे लेकर जाए। हम एक ऐसी टीम और एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बलूचिस्तान में इन प्लेस करें जो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हुए आगे जाए। तकरीब में तहरीक इंसाफ समेत कई आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। मियां साहब, बेहतर है पंजाब पर फोकस करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को मुस्लिम लीग नून की कमजोरी करार दे दिया। थर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाप पहले बुरा था तो आज भी बुरा ही होगा। नून लीग अपनी जमात पर भरोसा करे, सहारे ना ढूंढे। किसी इदारे को ना कहो कि मेरे लिए जगह बनाओ। मैंने उनकी सियासत नज़दीक से देखी है। ये क्या सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइज़ क्या होता है ये तो पीपल्स पार्टी बताएगी। आज किसी के लिए जगह बनाई जा रही है, मगर जैसे भी पिच हो हम खेलने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है हम जीतेंगे। इस इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला ये पहला इलेक्शन हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। आज भी एक किस्म का फील्ड सजाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी। दूसरे इदारों को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं, वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं रहे। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करे। पहले जो है मुस्लिम लीग को, बलूचिस्तान को फोकस करना चाहिए था। हमें तो PDM से निकाला गया और हमारा तो तंकीद ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। तो ऐसे ही कुछ मियाँ साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा। हर किसी, चाहे वो वजीर हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम में मसरूफ है, ये ना समझे कि उनके जाने के बाद हम उनको भूल जाएंगे। अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूँ। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब कहा। 16 माह की वजारत के दौरान उन तरक्याती मंसूबों को दोबारा शुरू किया जिन्हें तहरीक इंसाफ की हुकूमत बीमार कर गई थी। मुल्क के लिए कई कलीदी नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। सिंध के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और फंडिंग भी की। बिलावल भुट्टो ने जिस थरकोल मंसूबे का क्रेडिट लिया वो कागज़ों पर घूम रहा था।
سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال کی ہر بارے معلومات درست نہیں. 96 سے پہلے 2 پاور پلانٹس بے نظیر کی حکومت میں شروع ہوئے. پی پی کی حکومت ختم ہوئی تو نون لیگ نے ہمارے پروجیکٹس ختم کیے. جی این این کے خصوصی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پریشر کے باعث تھر کو سی پیک میں شامل کیا گیا. سندھ حکومت نے تمام پروجیکٹس خود مکمل کیے, وفاق نے مدد نہیں کی. میں تھر پہ ہی بات کر لیتا ہوں. احسن اقبال صاحب کی تھر کے بارے میں نالج ان کی ٹویٹ سے ہی ظاہر کرتی ہے. احسن صاحب کو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھر کا کوئلہ دریافت 91-92 میں ہوا تھا, شاید انہیں پتہ نہیں ہے, تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تھر کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. سی پیک میں جہاں تک شامل کرنے کا تعلق ہے تو حکومت سندھ نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو پرانے روابط تھے چائنا کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہوئے چائنیز انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا. 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سندھ کو ایک بھی نیا منصوبہ نہیں دیا گیا تھا. اور جب پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کولیشن گورنمنٹ بنی, احسن اقبال صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ گوڑے پکڑنے کے لیے کس کے تیار ہو گئے تھے جب بہت زیادہ پریشر ان پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈالا تھا کہ اگر آپ نے سندھ کے منصوبے نہیں ڈالے تو ہمارا آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا. کہ اپنے لیڈرز ان کو کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کو جب چودھری بننا ہوتا ہے تو وہ پروفیسر بن جاتے ہیں, اور جب پروفیسر بننا ہوتا ہے تو وہ چودھری بن جاتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے پتہ نہیں کون سا روپ دھارا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ ٹویٹ کرنی پڑی. بھائی اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک عظیم الشان ہسٹورک جلسہ تھر میں کرتے ہیں تو اس سے بوکھلاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ آئیں, اس کے 5% لوگ بھی ذرا تھر میں جمع کر لیں تو پھر ہم دیکھیں گے, آپ کو پوچھیں گے کہ کیا آپ نے سندھ کے لیے یا تھر کے ہیں. اس کے علاوہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کر دیا. ٹرائل کورٹ کو 16 نومبر تک کارروائی روکنے کا حکم دے دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کب اور کن حالات میں کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا. بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے, جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وزارت قانون نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت. چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جیل ٹرائل پر سوالات اٹھائے. ریمارکس دیے کہ خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت دینے کا مطلب اوپن نہیں. کہا جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے. جس طرح سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی اسے اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم نے بنیادی دستاویز دیکھ کر قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر بنیادی دستاویز ہی موجود نہ ہو تو سب کچھ اندھیرے میں ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ٹرائل پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو 16 نومبر تک کارروائی روکنے کا حکم دے دیا. دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل کرے گی. وزارت قانون نے وفاقی حکومت کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں درخواست ضمانت بحالی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں درخواست ضمانت بحالی کی درخواستوں پر سماعت کی. یہ رپورٹ دیکھیے. شاخانہ کیس میں درخواست ضمانت بحالی کا مقدمہ. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. عدالتی حکم پر وزارت قانون کے افسر نے نیب ترمیم کی تفصیلات عدالت میں پیش کر دیں. عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ اس وقت درخواست گزار کا اسٹیٹس کیا ہے, جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست گزار کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتاری کے بعد یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیب پروسیکیوشن نے اتنی ریسرچ نہیں کی. جس بنیاد پر اعتراض اٹھایا وہ قانون کا حصہ ہی نہیں. اتنی کمزور ریسرچ میں نے کی ہوتی تو میرے والد صاحب مجھے الٹا لٹکا دیتے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ آپ اس وقت توشہ خانہ کیس کی درخواست پر دلائل دے رہے ہیں, دوسرے کیس میں تو گرفتاری ہو چکی. وکیل سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ 18 اکتوبر کو ہم نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی. عدالت کے روبرو نیب نے بیان دیا تھا کہ تاحال چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہیں کیا گیا. عدالت سے
से फ्रॉड किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला 2-3 हफ्ते पहले तय हो जाना चाहिए था। नैब का ये कंडक्ट गैर मुनासिब है। बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। तालीम के खिलाफ बेहुदा हरकत, महकमा तालीम ने बच्चों को देने के बजाय लाखों रुपए की कुतुब ज़मीन के सुपुर्द कर दी। देखिए बदीन से शौकत मेमन की रिपोर्ट। लापरवाही या इल्म दुश्मनी, बच्चों को देने के बजाय दरसी कुतब की कब्र बना दी गई। तुलबा पढ़ने से रहे, खजाने को लाखों का नुकसान। जिला बदीन के सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली और दरसगाहों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हुकूमत की फराहम करदा दरसी कुतब तक तुलबा को नहीं मिल पाती। किताबों की 60% कमी के बायस 4 तालिब इल्म एक ही किताब पर इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं। किताब की अभी तक जो जरूरत पूरी नहीं हुई है, किताबों की ज़रूरत है अभी तक, तो बच्चे बेचारे कुछ मुश्किलातों को मुँह दे रहे हैं। मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ, एक किताब पे 4 जने पढ़ते हैं। परेशान कुन बात यह है कि मुतल्लिका महकमे की लापरवाही के बायस लाखों रुपए की कुतब को एक दूर दराज इलाके में दफना दिया गया। चक 45 में किताबों की तदफीन क्या हुई, बच्चों का मुस्तकबिल ही गोर में उतार दिया गया। हम पहले भी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, ना कोई हमें सेहत दी जा रही है, ना कोई हमें एजुकेशन दी जा रही है, ना हमें कोई तरक्याती काम दिया जा रहा है, ना हमें कोई रोड, कोई रास्ता, कोई इंसानी बुनियाद हकूक को नहीं मिल रहा है। किताबों को जमीन में दबाने के मामले का डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अवामी हलकों ने मुतालिबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सबक आमूज कार्रवाई होनी चाहिए। शौकत मेमन, GNN। माहौलियाती मसाइल की बात करें तो लाहौर में स्मोक से एक बार फिर से पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। स्मोक ने शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 से तजावज़ कर गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है। तालीमी इदारों में भी मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN अहमद हसन से। आज बिल्कुल लाहौर में कुछ रोज़ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के बाद एक बार फिर से फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब किया है। ज़राए का ये कहना है कि इजलास में अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं। ख़ास तौर पर स्कूल एंड कॉलेज़ को जो है वो 2 हफ्ते में 2 दिन बंद रखने की हिदायत जारी की जाएंगी। इसी के साथ मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी हुकूमत की नो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो बरकरार रहेगी और उस पर अमल दरामद भी करवाया जाएगा। इस वक्त मैं सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो सुबह ही स्कूल आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने मास्क पहने हुए हैं, ताहम बड़ी तादाद ऐसी है जो अब भी मास्क की SOP को इस्तेमाल नहीं कर रही। निगरान वज़ीर आला की जानिब से ये वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें। अगर बात की जाए लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 272 से तजावुज़ कर चुका है, जबकि शिमला पहाड़ी के इलाके में इसकी शरह 300 से भी तजावुज़ करती दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम खुश रहेगा, ताहम फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा देखने में आएगा। जी।